नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? संविधान सभा का गठन, जो कि दूसरा चैप्टर है। देखिए, आगे बढ़ चुके थे कल, 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? हमने क्या बताया था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था और कुछ अनुच्छेद यानी कि 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हुआ था। इस कारण से कह सकते हैं कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बताइए, पहला क्वेश्चन तो चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था और कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को रखा था। किस बैठक में रखा था? पहली बैठक में रखा था। पहली बैठक कब से कब चला था? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, जिसमें पहला बैठक में ही जो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, यानी प्रस्तावना को रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और इसको स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार दूसरा बैठक में किया गया था। दूसरा बैठक कब हुआ था? 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के बीच हुआ था, जिसमें इसको स्वीकार किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान सभा का कुल कितना बैठक हुआ था? बिल्कुल 11 बैठक हुआ था। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, और पहला बैठक 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ था। याद रखना है। और एक बात यहाँ पे, एक बात और ये आपको याद रखना है कि गांधी जी को जो श्रद्धांजलि दिया गया था, किस बैठक में दिया गया था? गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया गया था संविधान सभा के किस बैठक में दिया गया था? तो 7वीं बैठक में। याद रखना है। किस बैठक में? 7वीं बैठक में। 7 याद रखना है। 7वीं बैठक में गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया गया था। टोटल 11 बैठक हुआ था। प्रथम बैठक हमने बताया, लास्ट बताया। और गांधी जी को श्रद्धांजलि कब दिया गया था? 7वीं बैठक में। किस बैठक में? 7वीं बैठक में। और 26 नवंबर 1949 को कितना अनुच्छेद लागू हुआ था? 15 अनुच्छेद लागू हुआ था। नागरिकता से संबंधित अधिकांश अनुच्छेद कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हमने बताया था नागरिकता से संबंधित आपको कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया था, जिसमें से आपको अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसी कारण कह सकते हैं कि नागरिकता का अधिकांश अनुच्छेद जो है ना 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इस सब बात को याद रखना है। चलिए 2-4 डेट तो और आपको याद कराएंगे। इससे पहले चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बारीकी से उसको बढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, और एक बात आपको याद रखना है कि संविधान का निर्माण करने के लिए जो है ना, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और इसके लिए कुछ समिति का भी गठन किया गया था। टोटल 22 समिति का गठन किया गया था। कितना समिति का? 22 समिति का गठन किया गया था, जिसमें से 8 सबसे बड़ी समिति थी और 13 छोटी समिति थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने समिति का गठन किया गया था? 22 समिति का गठन किया गया था। उसमें से बड़ी समिति कितनी थी? 8 बड़ी समिति थी। कितने? 8 बड़ी समिति थी और 13 छोटी समिति थी। टोटल 22 समिति का गठन किया गया था। देखिए, 13 छोटी समिति को तो याद नहीं रखना है, लेकिन 8 जो बड़ी समिति है उसको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए 8 बड़ी समिति को पहले देखते हैं। देखिए, पहला समिति है यहाँ पे प्रारूप समिति। कौन सा समिति? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, इसको याद करना है। और जानते हैं इन 8 समिति में
सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। इन 8 समिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति के बारे में हम लोग अलग से जानेंगे। इसके बारे में टोटल 7 सदस्य थे। देखिए, महत्वपूर्ण समिति था, ना कि बड़ी समिति थी। बड़ी समिति और महत्वपूर्ण समिति में अंतर होता है। बड़ी समिति बोला जाएगा तो संघ समिति था, इसमें टोटल 54 सदस्य थे। कितना? 54 सदस्य थे। वहीं अगर जहाँ प्रारूप समिति की बात कहा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति था। कैसा समिति था? महत्वपूर्ण समिति था, और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। याद रखना है, 7 सदस्य थे। चलिए अब इससे पहले आगे बढ़ते हैं, 8 समिति के बारे में जानते हैं, इसके अध्यक्ष के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला समिति हमने कौन सा बताया? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी थे। और सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? प्रारूप समिति है। उसके बाद आइए दूसरा समिति, संघ समिति। कौन सी समिति? संघ समिति, बिल्कुल सही बात। उसके बाद देखिए संघ संविधान समिति है, ना कि संघ समिति सिर्फ। संघ संविधान समिति। कौन सी समिति? संघ संविधान समिति। और तीसरी समिति आइए, तीसरी समिति अगर जहाँ आएंगे तो संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति? संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों में देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखना। यहाँ संविधान दिया और यहाँ पे क्या दिया है? शक्ति दिया है। तो बताइए दूसरी कौन सी समिति है? संविधान संघ संविधान समिति। तीसरी कौन सी समिति है? संघ शक्ति समिति। और उसके बाद चौथी समिति देखिए, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। कौन सी समिति? राज्यों से समझौता करने वाली समिति। राज्यों से समझौता करने वाली समिति। और एक बात याद रखिए, इन तीनों समिति का अध्यक्ष जो है एक ही आदमी थे, और वे थे कौन? बताइए। बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। इन तीनों समिति का याद रखना है। देखिए इसी तरह आप लिखिए, पहला समिति हमने प्रारूप समिति बताया, इसके अध्यक्ष हमने BR अम्बेडकर जी को बताया। और उसके बाद दूसरी समिति हमने बताया संघ संविधान समिति, और तीसरी समिति बताया संघ शक्ति समिति, चौथी समिति बताया राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद आइए पांचवी समिति। कौन सी समिति? पांचवी समिति। पांचवी समिति कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। उसके बाद देखिए छठी समिति। छठी समिति जो है ना प्रारूप समिति थी। परामर्श समिति। कौन सी समिति? परामर्श समिति। बिल्कुल, परामर्श समिति। परामर्श समिति। देखिए परामर्श समिति तो थी, लेकिन परामर्श समिति किसके लिए थी? ये अल्पसंख्यक के लिए थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए जो एक समिति का गठन किया गया, जिसको कि क्या कहा जाता है? परामर्श समिति। परामर्श समिति के अंतर्गत 2 उप समिति थे। कितने उप समिति? 2 उप समिति। अब देखिए हमने अभी क्या बताया, मूल अधिकार को लेकर और अल्पसंख्यक को लेकर जो है एक समिति का गठन किया। कौन सी समिति? परामर्श समिति। और परामर्श समिति के अंतर्गत 2 उप समिति है। कितने उप समिति? 2 उप समिति। 2 उप समिति इसलिए बनाया गया कि एक जो है ना मूल अधिकार के लिए बनाया गया और दूसरा अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया। तो बताइए मूल अधिकार उप समिति। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर बी नंबर में इसी में लिखना है, बी नंबर में अल्पसंख्यक उप समिति। और इन तीनों समिति का एक तरह से बोल सकते हैं 2 समिति, अगर जहाँ बोला जाएगा प्रांतीय समिति और परामर्श समिति। ठीक है, परामर्श समिति के अंतर्गत ही ये 2 उप समिति है। ठीक है, इन सभी समिति का अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सरदार पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, देखिए
इस तरह से याद करते जाना है बारीकी से। पहले इसको बताया, उसके बाद ये 3 समिति को हमने बताया, उसके बाद ये 2 समिति का। ठीक है, देखिए 6 समिति का हो गया। ठीक है, अब 7वां समिति आई है। कौन सी समिति? संचालन समिति। कौन सी समिति? संचालन समिति। संचालन समिति। और 8वां समिति कौन सी समिति? प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। इन दोनों समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। याद कीजिए, इस 8 समिति के अध्यक्ष के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, और इसको याद करना है बारीकी से। तो बताइए कितनी बड़ी समिति? 8 बड़ी समिति। ठीक है, और छोटी समिति कितना? 13 छोटी समिति। टोटल जो एक अन्य समिति थे। ठीक है, टोटल 22 समिति। कितना समिति? टोटल 22 समिति। इन 2200 समिति में सिर्फ आपको 8 समिति के बारे में जानना है, क्योंकि 8 समिति से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन बराबर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। आइए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। बोलिए, पहला समिति कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद आइए दूसरी समिति कौन सी? संविधान समिति। संघ संविधान समिति। तीसरी समिति बताइए? शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। चौथी समिति बताइए? राज्यों से समझौता करने वाली समिति। राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इन तीनों समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद आइए 5वीं समिति। कौन सी समिति? प्रांतीय संविधान समिति। बिल्कुल, प्रांतीय संविधान समिति। उसके बाद आइए 6ठी समिति। कौन सी समिति? बिल्कुल, परामर्श समिति। परामर्श समिति का गठन क्यों किया गया था? मूल अधिकार उप समिति के बिल्कुल, लिए मूल अधिकार को लेकर और अल्पसंख्यक मामले को लेकर जो है ना परामर्श समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? परामर्श समिति। परामर्श समिति का। परामर्श समिति के अंतर्गत ही 2 उप समिति का गठन किया गया था। कितने उप समिति का? 2 उप समिति का। देखिए, अभी जस्ट हमने बताया मूल अधिकार को लेकर और अल्पसंख्यक को लेकर, इसीलिए उप समिति इन दोनों के लिए जो है ना उप समिति का गठन किया गया, अलग अलग के लिए। इसके लिए अलग समिति का और इसके लिए अलग समिति का। अगर जब दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाएगा तो कौन सी समिति? बिल्कुल, परामर्श समिति बोलना है। तो बताइए, मूल अधिकार उप समिति। ठीक है, और उसके बाद कौन सी समिति? अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, किसके लिए? अल्पसंख्यक को लेकर अल्पसंख्यक उप समिति का गठन किया गया। मूल अधिकार को लेकर मूल अधिकार उप समिति का गठन किया गया। ठीक है, और संयुक्त रूप से बोला जाएगा तो परामर्श समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे आइए। कौन सी समिति? संचालन समिति। बिल्कुल, संचालन समिति। और 8वें नंबर पे बताइए? प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। बताइए, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ठीक है, अब आइए, अब हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि परामर्श समिति के बारे में। इन 8 समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति के बारे में अगर जब बोला जाएगा तो अब कौन सी समिति है? बिल्कुल, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में हमने अभी जस्ट बताया कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। और सबसे बड़ी समिति बोला जाएगा तो कौन सी समिति? संघ समिति। इसमें टोटल 54 सदस्य थे। कितना? 54 सदस्य। अब आइए एक प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। टोटल इसमें कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। बिल्कुल, टोटल 7 सदस्य है। और हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो संविधान के बारे में, तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि भारत का जो है ना, भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन इसको आज़ादी मिलने से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके जो है ना पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। हमने आपको बताया था
भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को किया गया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी से पहले जो है ना, आज़ादी से पहले बी आर अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बी आर अम्बेडकर जी को जो है ना पूर्वी बंगाल का सदस्य चुना गया था। कहाँ का? पूर्वी बंगाल का सदस्य चुना गया था। लेकिन हमने आपको ये बताया कि 15 अगस्त का भारत को आज़ादी मिलने से जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त को जो है ना पाकिस्तान का निर्माण किया गया, भारत का विभाजन करके, जिस कारण जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था वो पाकिस्तान को चला गया। किसको चला गया? पाकिस्तान को चला गया, जो कि आज के डेट में प्रेजेंट में वो बांग्लादेश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? बांग्लादेश कहलाता है। और हमने आपको अभी जस्ट बताया कि पूर्वी बंगाल के सदस्य कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी जो आपको पूर्वी बंगाल के सदस्य थे, इनका आपको पाकिस्तान में चले जाने के कारण इनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, रद्द हो गई थी। इसके बाद से जब इनको जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई तो इनको पहले जो है सदस्यता देनी थी, तभी आप प्रारूप समिति के इसको अध्यक्ष बनाया जा सकता था। तो इसके लिए जो है ना आपको मुंबई प्रेसिडेंसी से, हमने आपको बताया था, मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है ना इनको सदस्य बनाया गया था। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। और हमने आपको उस टाइम ये बताया था कि मुंबई प्रेसिडेंसी से किसको त्यागपत्र दिला करके जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है ना आपको बी आर अम्बेडकर जी को वहाँ का सदस्यता दिलाया गया था। तो किसको त्यागपत्र दिला करके? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछ चुका है। तो आप याद रखेंगे एम आर जयकर को। किसको? बिल्कुल, एम आर जयकर जी को जो है ना मुंबई प्रेसिडेंसी से त्यागपत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिलाकर जो है ना उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी को जो है ना मुंबई प्रेसिडेंसी का सदस्य चुना गया। उसके बाद जो है ना इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किस समिति का? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें हमने जस्ट अभी बताया टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उसमें से पहला आ गया बी आर अम्बेडकर जी। कौन? बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। दूसरा सदस्य में आइए, कौन? कन्हैया लाल मानिकलाल। बिल्कुल, के एम मुंशी जिसको कहते हैं, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी कहते हैं। उसके बाद तीसरा आइए, कौन? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर जी, कृष्णा स्वामी अय्यर जी। इन 7 का नाम याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना। दूसरा नंबर पे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा पे माधवराव। चौथा पे आ जाइए, कौन? एन माधवराव। कौन? एन माधवराव किनके जगह पर? बी एल मित्रा के स्थान पर। बी एल मित्रा का जब मृत्यु हो गया था तो इसके स्थान पर जो है ना एन माधवराव को बनाया गया था। किनको? एन माधवराव को बनाया था। उसके बाद 5वां नंबर पे आ जाइए, टीटी कृष्णामाचारी। कौन? टीटी कृष्णामाचारी। ये जानते हैं जब डीपी खेतान का जब निधन हो गया तो उसके स्थान पर जो है ना टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। किसको बनाया गया? टीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया। 6ठा नंबर पे आ जाइए, गोपाल स्वामी अयंगर। बिल्कुल, गोपाल स्वामी अयंगर जी को। ठीक है, अयंगर जी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे बताइए, मोहम्मद शहदुल्लाह। बिल्कुल, मोहम्मद शहदुल्लाह थे। ठीक है, इनको याद रखना, इन 7 का नाम आपको याद रखना है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से सदस्यता ग्रहण किए थे?
बंगाल से। मुंबई प्रेसिडेंसी से। आजादी से पहले अगर जहाँ बोला जाएगा तो बिल्कुल सही बात है, पूर्वी बंगाल से, ये बात सत्य है। लेकिन आजादी के बाद बोला जाएगा तो कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। बिल्कुल मुंबई प्रेसिडेंसी से। किसको त्याग पत्र दिला करके? बिल्कुल MR जयकर जी को त्याग पत्र दिला करके जो न BR अम्बेडकर जी को वहां का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, टोटल 7 सदस्य। उसके बाद दूसरा सदस्य बोलिए। बिल्कुल KM मुंशी, जिसको कि कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद आइए तीसरा नंबर पे आइए, कौन? कृष्णा स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पे N माधव राव, कौन? N माधव राव। देखिए आपको याद रखना N माधव राव किसके जगह लिए थे, और उसके बाद TT कृष्णामाचारी किन का जगह लिए थे, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले बताइए N माधव राव जी किसके जगह लिए थे? BL मित्रा के। बिल्कुल BL मित्रा जी का जो है ना जगह N माधव राव जी लिए थे। उसके बाद TT कृष्णामाचारी, कौन सा मचारी? TT कृष्णामाचारी, ये किसका जगह लिए थे? DP खेतान का जगह लिए थे। उसके बाद आइए इन दोनों को याद रखना है कि किनके जगह पे इनको नियुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टोटल 7 सदस्य अध्यक्षा BR अम्बेडकर जी ने किया था, ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किनके जगह पे किनको नियुक्त किया गया था बाद में। तो इन दोनों को याद रखना है, BN माधव राव जी को BL मित्रा के स्थान पर किया गया था। उसके बाद TT कृष्णामाचारी को DP खेतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद छठे नंबर पे बताइए। गोपाल स्वामी अयंगर। बिल्कुल गोपाल स्वामी अयंगर जी। उसके बाद 7वें नंबर पे बताइए। मोहम्मद सादुल्लाह। बिल्कुल मोहम्मद सादुल्लाह। टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। इन सातों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इन सातों के बारे में याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए और एक दो बात बताते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि संविधान का जब निर्माण किया जाने लगा था तो टोटल कितने सीटों का निर्धारण किया गया था? 389 सीटों का निर्धारण किया गया था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या के आधार पर किया था। 10 लाख पे 1 सीट किया गया था। टोटल 389 सीट हुआ था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश आजादी के बाद इसकी संख्या घटकर कितना आ गई? 299 आ गई थी। बिल्कुल 299 आ गई थी। और उसके बाद जो है ना चुनाव कितने पे हुआ था? 296 पे चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस को मिला था। और उसके बाद मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 70 मिला था। और उसके बाद 15 जो है अन्य पार्टी को मिला था। उसके बाद हमने धर्म के आधार पे भी बताया था सबसे ज्यादा सीट किनको दिया गया था? बिल्कुल हिंदू को दिया था, 163 सीट दिया गया था। उसके बाद दूसरा था मुस्लिम को कितना सीट दिया गया था? 80 सीट दिया गया था। कितना? 80 सीट दिया गया था। उसके बाद अनुसूचित जाति को कितना दिया गया था? 31 सीट दिया गया था। बिल्कुल 31 सीट दिया गया था। सिख को कितना सीट दिया गया था? 4 सीट दिया गया था। वहीं अगर जब पूछा जाएगा तो अनुसूचित जनजाति और उसके बाद भारतीय ईसाई समुदाय के लोगों को कितना सीट दिया गया था? बिल्कुल 6-6 करके सीट इन दोनों को दिया गया था। यानी समान प्रतिनिधित्व था इन दोनों का, समुदाय का। उसके बाद हमने बताया था कौन सा एक? पारसी समुदाय और उसके बाद आंग्ल भारतीय समुदाय को जो कितने सीट दिया गया था? बिल्कुल 3-3 सीट दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है ना आंग्ल भारतीय समुदाय को जो सीट दिया गया था 3 सीट वर्तमान में इनकी सीटों को जो है ना समाप्त कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन के द्वारा। इन सभी बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए हम बताने का यहाँ पे रीजन ये था कि कितने सीटों पे आज़ादी के बाद हमने बताया 299 सदस्य। कितना थे? 299 सदस्य। 299 सदस्य में जो है ना सबसे ज्यादा सदस्य किस प्रांत से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस प्रांत से कितने थे? सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? उसके बाद बिहार से कितने थे? उसके बाद इसमें महिला कितनी थी? ये सभी बातों से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप बताइए 299 सीटों में सबसे ज्यादा जो है ना आपको संयुक्त प्रांत से था। कहाँ से था? संयुक्त प्रांत से था। 55 सीट। कितना सीट? 55 सीट, जिसको कि आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद इस सब को मिला के जो है ना आपको संयुक्त प्रांत उस टाइम कहा जाता था। यहाँ से सबसे ज्यादा सीट था। कितना?
55 सीट थे संयुक्त प्रांत से। उसके बाद बिहार से पूछा जाएगा। अगर जहाँ आप बिहार के संदर्भ में कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में जो है ना बिहार को कितना सीट दिया गया था? 36 सीट दिया गया था। कितना दिया गया था? 36 सीट दिया गया था। और महिला को कितना दिया गया था? 15। कितना? 15 महिला, टोटल 15 इसमें महिला शामिल थे। उसके बाद देखिए बिहार से 36 प्रतिनिधि शामिल थे, संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व शामिल थे 55। तो इसमें टोटल कितना महिला शामिल थे? 15। और यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो कुल 15 महिला सदस्य शामिल थे, उन 15 का नाम पूछा जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा, 3 नाम देगा और 1 नहीं देगा। उसमें से आपको चुनने कहा जाएगा इसमें से कौन महिला सदस्य नहीं थे, संविधान सभा में किन्होंने भाग नहीं लिया था। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन 15 का नाम याद रखना है। इन 15 का क्या करना है? नाम याद रखना है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत से। तो बिहार से कितने थे? 36 थे। महिला कितना थे? 15 थे। इन तीनों बातों को याद रखना है। अब याद रखना है 15 महिला का नाम। उसमें से पहला नाम आइए, कौन? सुचिता कृपलानी। कौन? सुचिता कृपलानी। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 महिला में पहला महिला कौन? सुचिता कृपलानी जी। उसके बाद आइए दूसरा महिला कौन? सरोजिनी नायडू, जिसको कि भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की प्रथम वह कौन सी महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो क्या बोलना है आपको? बिल्कुल सरोजिनी नायडू बोलना है। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। वहीं अगर से आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, क्या बोलना है? एनी बेसेंट बोलना है। 1917 का इन्होंने जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। और प्रथम भारतीय महिला बोला जाएगा तब बोलना है आपको सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। टोटल 3 महिलाओं ने जो है ना कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। पहला बोला जाएगा तो क्या? एनी बेसेंट। दूसरा कौन? सरोजिनी नायडू। तीसरा कौन? नलिनी सेन गुप्ता। इन्होंने 1933 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इन तीनों नाम को याद रखना है। उनमें से आपको एक नाम कौन? सरोजिनी नायडू, जो कि सदस्य थी। ठीक है, संविधान सभा में 15 महिला में से एक महिला ये भी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। उसके बाद तीसरा नंबर पे आइए, कौन? राजकुमारी अमृत कौर। काफी इंपोर्टेंट सब नाम है। 15 नाम को आपको याद रखना है। तीसरा नंबर पे बताइए, कौन? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद चौथा नंबर पे आ जाइए, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। 5वें नंबर पे आइए, लीला राय। कौन? लीला राय। 6ठे नंबर पे आइए, रेणुका राय। कौन? रेणुका राय। 7वें नंबर पे आइए, कमला चौधरी। कौन? कमला चौधरी। 8वें नंबर पे आइए, मालती चौधरी। कौन? मालती चौधरी। 9 नंबर पे आइए, हंसा मेहता। कौन? हंसा मेहता। 10वें नंबर पे आइए, पूर्णिमा बनर्जी। कौन? पूर्णिमा बनर्जी। 11वें नंबर पे आइए, अम्मू स्वामीनाथन। कौन? अम्मू स्वामीनाथन। 12वें नंबर पे आइए, दक्षयानी बेलायुद्दीन। कौन? दक्षयानी बेलायुद्दीन। ठीक है। 13वें नंबर पे आइए, बेगम एजाज रसूल। कौन? एजाज रसूल। जानते हैं ये प्रथम मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला जो इसमें शामिल थी, उसका नाम क्या था? बिल्कुल, एकमात्र महिला थी, मुस्लिम महिला थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान में जो 15 महिला में से 15 महिला जो शामिल थी, उनमें से एक महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 नंबर पे आइए, कौन? दुर्गाबाई देशमुख। कौन? दुर्गाबाई देशमुख। उसके बाद 15 नंबर पे आइए, एनी मस्करनी। कौन? एनी मस्करनी। इन 15 का नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 15 का नाम याद रखना। और हमने जो भी बताया किस प्रांत से सबसे ज्यादा, बिहार से कितना, महिला कितना, 15, तो उन 15 का नाम आपको याद रखना है।
और उसके बाद ये भी याद रखना है। देखिए ये सब जो भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट सब फैक्ट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात आप याद रख लीजिए, जहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया वहाँ से 100% जो है ना नेक्स्ट एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। तो आप इसको जो है ना याद जरूर कर लें, इसको कॉपी में नोट डाउन करें और एक एक करके 4 बार इसको पढ़ें, 5 बार पढ़ें, उसके बाद देखिएगा आपको खुद ही याद हो जाएंगे। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए संविधान के ऊपर टोटल 3 वाचन हुआ है। कितना वाचन हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के ऊपर कितने वाचन हुआ है? टोटल 3 वाचन हुआ है। तीनों वाचन कब कब हुआ है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितना वाचन? 3 वाचन। देखिए उसमें पहला वाचन आपको याद रखना है 4 नवंबर। कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। बिल्कुल प्रथम वाचन। उसके बाद देखिए दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर से। कब? 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर। कब? 17 अक्टूबर 1949। बिल्कुल 17 अक्टूबर 1949। उसके बाद देखिए तीसरा वाचन कब? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इन तीनों वाचन से काफी क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए संविधान के ऊपर कितना वाचन हुआ है? 3 वाचन हुआ है। पहला वाचन कब हुआ है? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। बिल्कुल 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन बताइए। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। बिल्कुल 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। बिल्कुल तीसरा वाचन देखिए 14 अक्टूबर 1949 से 26 नवंबर 1949। देखिए आपको याद क्या करना है। देखिए यहाँ पे 4 नवंबर, यहाँ पे 9 नवंबर। ईयर क्या है? सेम है, 48 है ना। तो देखिए पहला में याद रखना है 4 नवंबर से कितना? 9 नवंबर। कितना? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में ही। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में याद रखना है 15 नवंबर। 9 नवंबर के बाद जस्ट आगे बढ़े 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर अगर जा इन करेंगे तो 1949 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1949। 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद देखिए तीसरा वाचन की बात कहा जाएगा 14 नवंबर। कब? 14 नवंबर 1949 से 49 ही रहेगा, 26 नवंबर 1949 तक। इन तीनों वाचन को याद रखना, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इन तीनों वाचन को याद रखना है। उसके बाद अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि संविधान के ऊपर कितने बैठक हुआ है? टोटल 11 बैठक हुआ है। टोटल 11 बैठक हुआ है, जिसमें से अन्य किताब जो है ना आपको 12 बैठक भी देगा। ठीक है, लेकिन आपको 11 बैठक ही मारना है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत 11 बैठक देता है। अगर आपको 11 बैठक ऑप्शन में नहीं दे, 12 बैठक दे, तो आप उस संदर्भ में 12 मारेंगे। नहीं तो अगर जहाँ 11-12 दोनों दिया रहेगा तो आपको 11 मारना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद आपको हमने ये अभी जस्ट बताया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? अंतिम बैठक कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। देखिए 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ, इसमें इनमें जो है ना कुछ चीज़ों को जो है ना संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया। अंतिम बैठक में जो है ना संविधान के द्वारा कुछ शर्तों को स्वीकार किया गया। तो कौन कौन से शर्त है उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला आ जाइए, देखिए 24 जनवरी 1950 की बात कर, हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। देखिए कुछ डेट है, मैं आपको डेट लिखा रहा हूँ, डेट को याद रखिए और उस डेट में क्या हुआ था इस चीज़ को भी आप याद रखिए, कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको जो है ना उस डेट को एक जगह लिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक डेट लिखिए 24 जनवरी, कौन पहले लिखिए आप? 26 नवंबर, कौन सा?
26 नवंबर 1949 लिखिए। कौन सा? 26 नवंबर 1949। उसके बाद आइए 24 जनवरी 1950। कौन? 24 जनवरी 1950। उसके बाद आ जाइए आप 26 जनवरी 1950। क्या? 26 जनवरी 1950। उसके बाद आप आ जाइए 28 जनवरी 1950। कौन सा? 28 जनवरी 1950। देखिए इस सब डेट को आप याद रखेंगे, इस सब डेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, तैयार हो गया था बनकर, ठीक है। इसीलिए आपको 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं। उसके बाद अभी हमने बताया कि 24 जनवरी को जो है ना संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को ही भारत का जो आपको राष्ट्रीय गान है राष्ट्रीय गान जन गण मन, और उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इन दोनों को अपनाया गया था। इन दोनों को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को और किसको? राष्ट्रगीत को, ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस डेट को याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था। उसके बाद देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है ना संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। क्या हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था, जिसके कारण संविधान गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद देखिए 28 जनवरी को क्या याद रखना है। देखिए हमने अभी जस्ट आपको बताया कि संविधान जो है पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये बात तो सत्य है, लेकिन संविधान काम करना कब से प्रारंभ किया? अपना काम करना कब से प्रारंभ किया? तो आपको डेट याद रखना, 28 जनवरी 1950 कार्य करना प्रारंभ किया। इस बात को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना। तो बताइए संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान काम करना कब प्रारंभ किया? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, इस डेट को याद रखना है। और हमने आपको कल बताया था कि देखिए देश आजाद कब हुआ? 1947 को, 1947 को। और संविधान लागू कब हुआ? 1950 को। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूर्णतः, और उसके बाद यह काम करना प्रारंभ किया कब? 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। लेकिन अब आप एक बात हमें बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने से पहले, संविधान के कार्य करने से पहले, यानी 28 जनवरी से पहले, अगर भारत में शासन प्रशासन जो चलाया जा रहा था, किस आधार पर चलाया जा रहा था? ये बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। बिल्कुल 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा जाएगा 1947 से 50 के बीच। 1947 में देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन इसके बीच जो आप भारत में शासन प्रशासन चलाया जा रहा था, किसके आधार पर चलाया जा रहा था? तो आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ना भारत में शासन प्रशासन चलाया जा रहा था। इस बात को याद रखेंगे। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से 52 तक निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे या फिर मनोनीत? बिल्कुल मनोनीत राष्ट्रपति रहे थे। क्या रहे थे? मनोनीत राष्ट्रपति रहे थे, मनोनीत राष्ट्रपति रहे थे। क्योंकि राष्ट्रपति के लिए प्रथम बार चुनाव, लोकसभा या फिर राज्यसभा की चुनाव की बात कहा जाएगा, प्रथम बार चुनाव हुआ था 13 मई। कब? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952, 13 मई 1952 से ही जो भी कार्य करेंगे ना वो निर्वाचित के तौर पर करेंगे, और इससे पहले जो करेंगे मनोनीत के तौर पर कार्य करेंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था? 13 मई
50 को, 13 मई 1952 को, सॉरी 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे 1950 से 52 के बीच किसके तौर पर काम किए थे? मनोनीत राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। उसके बाद 1952 से जो 62 तक रहे थे किस तौर पर काम किए थे? बिल्कुल निर्वाचित के तौर पर काम किए थे। इस बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चुनाव पूछा जाएगा तो 13 मई 1952 को पहली बार चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद ही निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कार्य करना प्रारंभ किए। इस सब बात को याद रखना है। उसके बाद मुद्दा देखिए कहाँ पे था। मुद्दा ये था कि लास्ट बैठक जो संविधान सभा की हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसमें किन किन प्रावधानों को जोड़ा गया था। तो इसमें आइए पहला प्रावधान की हम बात करते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जिसके रचयिता कौन है? बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक लौता व्यक्ति है जो कि दो देश के जो है ना राष्ट्रगान को लिखे हैं। किन किन देशों का? एक भारत का, दूसरा बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है हमार स्वराज बांग्ला। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है। बिल्कुल ये बात सही है। और उसके बाद बताइए राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब देखिए राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। इससे दो चार बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। कितना सेकेंड? 52 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड लगता है। और इसको पहली बार कब गाया गया था? बिल्कुल 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे बताइए? पंडित बिशन नारायण दास। कौन? पंडित बिशन नारायण दास। बिशन नारायण दास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो बताइए राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है ना पंडित बिशन नारायण कर रहे थे। पंडित बिशन नारायण जी कर रहा था। और इसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। पहली बार जो है ना आपको 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है। उसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत को। देखिए अब राष्ट्रीय गीत के बारे में थोड़ा सा देखना है आपको। देखिए राष्ट्रीय गान के बारे में जितना बताएं आपको याद रखना है। पहली बार कब गाया गया था, इसको गाने में कितना सेकेंड लगता है। ठीक है, अगर जहाँ उस टाइम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा आइए कौन? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी चर्चा जो है ना, इसकी चर्चा किसमें मिलती है? आनंद मठ में। बिल्कुल आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। इस बात को भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस में मिलती है? क्या बोल रहा है? आनंद मठ में मिलती है। बिल्कुल। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको गाने में लगता है कितना? 65 सेकेंड। बिल्कुल 65 सेकेंड इसको लगता है, इसको गाने में। ठीक है, इसको गाने में कितना सेकेंड लगता है? 65 सेकेंड लगता है। और इसको पहली बार गाया गया था 1896 का। कौन सा? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सियानी। कौन? रहीमतुल्लाह सियानी। इसको भी याद रखना है, रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। सियानी जी कर रहे थे। इसको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था किस अधिवेशन में गाया गया था, क्या बोलना है? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सियानी जी कर रहे थे। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? आनंद मठ से। कितना सेकेंड लगता है गाने में?
65 सेकेंड लगता है गाने में। अब बताइए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को याद रखना है इस बात को। और एक बात को आपको यहाँ पे ये याद रखना है, हमने आपको ये बताया था संसद की कार्यवाही जो शुरुआत जो होती है ना वो प्रश्नकाल से होते हैं। किस काल से? प्रश्नकाल से, जिसका ड्यूरेशन होता है 11 बजे से 12 बजे। क्या होता है? सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल का समय होता है। प्रश्नकाल का समय होता है। देखिए संसद की जो कार्यवाही जो शुरू होती है वो किससे होती है? किस गान से? राष्ट्रीय गीत से होती है या फिर राष्ट्रीय गान से होती है? बताइए। बिल्कुल राष्ट्रीय गान से होती है। इसकी शुरुआत अगर जहाँ बोला जाएगा, शुरुआत अगर जहाँ बोला जाएगा तो किससे होता है? राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन से। किससे? जन गण मन से इसका शुरुआत होता है। ठीक है। वहीं अगर जहाँ कहा जाएगा संसद की कार्यवाही समाप्त किस गान से होती है? तो राष्ट्रीय गीत से होती है, वंदे मातरम से। ये भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, आपको यहाँ दोनों बात को याद रखना है। तो बताइए संसद की कार्यवाही जो प्रारंभ होती है प्रश्नकाल से प्रारंभ होती है 11 बजे से 12 बजे। ठीक है, 11 बजे जो प्रारंभ होती है इसकी शुरुआत जो होती है राष्ट्रीय गीत से होती है या फिर राष्ट्रीय गान से होती है? राष्ट्रीय गान से होती है, जनगण मन से। ठीक है। वही अगर जहाँ पूछा जाएगा संसद की कार्यवाही समाप्त जो होती है वो किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से होती है। किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से होती है, वंदे मातरम से होती है। किससे होती है? वंदे मातरम से होती है। और देखिए एक दो बात को हम आपको बताते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है। देखिए अब और एक दो बात को यहाँ पे ये याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को। ये डेट भी आप याद रखिए। अभी जस्ट हमने बताया था इस डेट के बारे में। इस डेट को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमने अभी क्या बताया था? बिल्कुल संविधान लागू नहीं बल्कि संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 ये किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो देखिए भारत की जो राजकीय चिन्ह है, क्या है बताइए? राजकीय चिन्ह भारत की बिल्कुल अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है जिसकी जानकारी सारनाथ से मिलती है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को जो अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर, जो अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? बिल्कुल अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस डेट को भी आपको याद रखना है। कानून भी पूर्णतः लागू हुआ था, संविधान भी पूर्णतः लागू हुआ था और उसके बाद अशोक स्तंभ को भी अपनाया गया था। अशोक स्तंभ को क्या कर दिया गया था? अपनाया गया था। बिल्कुल इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए और एक दो बात को याद रखना है। खत्म हो गया है चैप्टर, लेकिन और एक दो बात को याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम आपको बता रहे हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक है। सबसे पहला डेट आइए 1895। कौन सा डेट? 1895। 1895 का डेट देखिए किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 1895 का जो डेट है बाल गंगाधर तिलक ने, किसने बताइए? बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक ने जो है ना, बाल गंगाधर तिलक ने जो है पहली बार जो संविधान की मांग की थी। इस बात को याद रखेंगे आप लोग कि पहली बार संविधान की मांग किसने की थी? तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में। बिल्कुल 1895 में पहली बार जो है मांग की थी। इस बात को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। उन्हें 1895 का आपको ईस्वी। उसके बाद आइए दूसरा ईस्वी आपको याद कराते हैं, 1922 का ईस्वी। कौन सा? 1922 का ईस्वी। देखिए 1922 का ईस्वी किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपको तीन जो है ना ईस्वी हम आपको बताएंगे। 1895 एक हमने आपको बताया, 1922 और दूसरा आ जाइए, अब तीसरा आ जाइए 1938 का। कौन सा? 1938 का। पहले 1922 के बारे में जानते हैं। देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 1895 का जो ये ईस्वी था, इस 1895 में पहली बार जो है ना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है ना संविधान की पहली बार मांग की गई थी। पहली बार मांग कब की गई थी?
1895 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, किसके? महात्मा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ना संविधान की मांग की गई थी। और इसमें इन्होंने कहा था कि संविधान का निर्माण जो है ना भारतीयों के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। किसके अनुसार? भारतीयों के इच्छा के अनुसार जो है ना संविधान का निर्माण होना चाहिए। यह बात किसने कही? यह बात किसने कही? महात्मा गांधी जी ने कही थी। महात्मा गांधी जी ने कब कही थी? 1922 ईस्वी में। देखिए इन दोनों डेट को भी याद रखना है। 1895 में पहली बार संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। उसके बाद दूसरी बार मांग जो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। और इन्होंने कहा कि संविधान का जो निर्माण होना चाहिए ना वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार इनकी निर्माण होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा डेट अभी हमने बताया 1938 का। कौन सा? 1938 का। 1938 का जो है ना आपको डेट इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पंडित नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ना संविधान की मांग की गई थी। संविधान की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 1938 में। 1938 में। और इसमें इन्होंने कहा कि जो संविधान का जो निर्माण होना चाहिए ना वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? बिल्कुल वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर। मताधिकार के आधार पर, ठीक है, आधार पर। इस बात को याद रखना है। इन तीनों डेट को आपको याद रखना है। यह तीनों डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप एक बात याद रख लीजिए, आइंदा आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, क्योंकि आज के डेट में जो है ना अब ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर बीपीएससी को, सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है डीप पूछे जाने लगे हैं। तो आपको इन तीनों डेट को भी याद रखना है। इन चैप्टर को पढ़ने के क्रम में इन तीनों डेट को याद रखना है। तो बताइए 1895 का जो डेट है यह किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? बिल्कुल संविधान की पहली बार मांग की गई थी। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 1922 के का किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ना संविधान की मांग की गई थी और इन्होंने इसमें इच्छा जताई थी कि भारत का संविधान का निर्माण जो है ना भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी। कब कही गई थी? 1922 में। उसके बाद हमने आपको बताया 1938 का डेट। कौन सा डेट? 1938 का डेट। इसमें हमने क्या आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह मांग किया गया कि संविधान का निर्माण तो होना चाहिए, लेकिन किस आधार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस सब बात को याद रखेंगे। आज का क्लास जितना भी था, आज और कल का क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो भी हम आपको बताते हैं, देखिए पूरा बात तो हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उतना जगह नहीं है। जो जो हम आपको बताते जाते हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और आप कोई भी सेट लगाइए, आपको 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो और आप इस सब को जो है ना बार बार रिवीजन करते रहें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से नहीं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे डीप कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद मेंस लेवल के लिए पढ़ना पड़ता है। कोई भी वनडे एग्जाम के लिए जो है जितना हमने आपको बताया ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।